कि शरद जो है इस वक्त किडनैपर के कब्जे में है और वहीं से वो अपने पेरेंट्स को ये मैसेज भेज रहा है। रात करीब 10:30 बजे के आसपास ये वीडियो मैसेज व्हाट्सएप पर शरद के पेरेंट्स को मिला, शरद की मदर को मिला। और शरद ने इस वीडियो मैसेज में ये कहा कि मुझे कुछ लोगों ने उठा लिया है, 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, पूरे घर पर उन लोगों की नज़र है, अगला टारगेट मेरी सिस्टर हो सकती है, इसलिए प्लीज़ 50 लाख रुपए आप दे दीजिए और मुझे छुड़ा लीजिए, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, इनके पास तमाम ख़तरनाक हथियार भी हैं। तो ये वीडियो मैसेज था। अब सवाल ये है कि शरद किन के कब्जे में, कौन वो लोग, और फिर ये वीडियो मैसेज क्यों भेजा गया। पूरी कहानी कुछ यूँ है कि 12 सितंबर 2017 की बात है। जैसा मैंने कहा, शरद का परिवार केरला का रहने वाला, लेकिन ये लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। जो शरद के पिता हैं निरंजन कुमार नायर, वो इनकम टैक्स में अफसर थे और वहीं बेंगलुरु में पोस्टेड। परिवार में उनके एक शरद और एक शरद की बहन, ये दोनों भाई बहन और पत्नी, 4 लोग रहा करते थे। 11 सितंबर को, यानी इस इंसिडेंट से एक दिन पहले, शरद ने एक नई मोटरसाइकिल या बुलेट ली थी। उसे बुलेट और नई नई बाइक का बड़ा शौक था, क्रेज़ था, और घर वालों को भी पता था, और उसके इसी शौक को देखते हुए घर वालों ने उसे ये तोहफा दिया था। तो शरद बेहद खुश था उस दिन। अगले दिन 12 सितंबर की शाम को वो करीब घर से निकलता है 6:30 बजे के आसपास, और माँ से कहता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के पास जा रहा हूँ, उन्हें अपनी नई बाइक दिखाऊंगा। माँ ने भी कहा ठीक है जाओ। अब वो चला जाता है, 7:30 तक उसको घर आ जाना था, वो आता नहीं है। माँ उसे अब कॉल करती है, वो उठाता नहीं है। तो माँ फिर उसे मैसेज लिखती है कि देखो जल्दी से जल्दी घर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद उसका एक उधर से रिप्लाई आता है कि मैं 9:30 तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस मैसेज को पढ़कर माँ को थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ को मैसेज करता था शरद, तो वो अम्मा ज़रूर लिखता था, लेकिन उस दिन उसमें अम्मा मिसिंग था। बस ये था कि मैं 9:30 तक घर आ जाऊँगा, लेकिन 9:30 हो गया, वो लौटा नहीं। रात के अब 10:30 बज गए, घर में सब परेशान। जब 10:30 बज गए तब अचानक एक वीडियो मैसेज आया, यही वीडियो मैसेज जो आपने अभी देखा शुरुआत में। अब जैसे ही ये मैसेज देखा तो घर वाले परेशान, सारे घबरा गए। परिवार का इकलौता बेटा और इस तरीके से किडनैप हो चुका है और मैसेज भेज रहा है, और 50 लाख कहाँ से लाएं। चूँकि निरंजन कुमार नायर एक खुद इनकम टैक्स में अफसर थे, तो उन्होंने कहा कि इस बात को पुलिस तक पहुंचाई जानी चाहिए। अब घर वाले मशवरा कर रहे हैं कि क्या करें, पुलिस तक जाएं कि नहीं जाएं। किडनैपिंग के केस में आमतौर पर ये ख़तरा होता है, लेकिन फिर ये तय हुआ कि नहीं, पुलिस के पास जाते हैं। अब ये सारी बातें हो रही हैं। अब इसी दौरान में अड़ोस पड़ोस जो शरद के दोस्त हैं उनको भी खबर लग गई। वो सब भागकर घर आते हैं, सब पूछने लगते हैं। एक शरद का बहुत ही स्कूल, और शरद और उसकी सिस्टर दोनों का एक दोस्त था, बचपन से ही स्कूल में साथ रहे थे, विशाल, वो भी घर पहुंचता है और फिर ये पूछता है कि आप लोग क्या करेंगे। तो कहते हैं हम पुलिस के पास जाएंगे। अब ये लोग पुलिस के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी ही देर में एक दूसरा वीडियो मैसेज आता है शरद का, और उस दूसरे वीडियो मैसेज में कहता है कि मम्मी और पापा प्लीज़ आप पुलिस तक मत जाना, मेरी जान को ख़तरा है, ये लोग मार देंगे, और हमारे घर के हर शख्स पर इनकी नज़र है कि आप लोग क्या कर रहे हो, और अगला टारगेट हमारी बहन हो सकती है। तो आप जो ये मांग रहे हैं वो आप इन्हें 50 लाख रुपए दे दो, और वरना ये हमें मार डालेंगे, और आप प्लीज़ पुलिस के पास मत जाना। लेकिन इस मैसेज के बावजूद परिवार पुलिस के पास पहुंच जाता है, और पुलिस में शरद की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखा देता है और ये वीडियो पुलिस के हवाले कर देता है। अब पुलिस केस दर्ज करने के बाद शरद को ढूंढना शुरू करती है। जितने दोस्त, तमाम उनसे पूछताछ, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। 1 दिन 2 दिन बीतता जा रहा है। अब किडनैपिंग के केस में जितना ज़्यादा टाइम जैसे जैसे बीतता जाए तो ख़तरा उतना बढ़ता जाता है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया कि किडनैपिंग में किसी को पकड़ कर रखना हमेशा रिस्की होता है,
और ख़ासतौर पर सामने वाले को ये पता चल जाए कि अब ये मीडिया में भी आ गई, खबर हाईलाइट हो गई है, तब तो समझिए कि और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इधर अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं और घर वाले भी, कि अब उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, अजीब अजीब ख्याल सपने आ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। करीब 11 दिन बीत जाता है, शरद का कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद ना कोई वीडियो मैसेज आता है। पुलिस पूरी तफ्तीश में लगी हुई है, हर एक से पूछताछ कर रही है। इस दौरान में बहुत सारे दोस्तों से भी पूछताछ की, उन दोस्तों में एक विशाल भी था, उससे भी पूछताछ की। तो जब उससे पूछताछ की तो खुद शरद के फादर सामने आए। उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को परेशान मत कीजिए, ये हमारा फैमिली का बहुत ही पुराना, मतलब एक तरह से मेंबर है, हमारी बेटी और बेटा दोनों का स्कूलमेट है, दोस्त है। तो पुलिस ने कहा नहीं, हम हर एक से पूछताछ कर रहे हैं तो कोई इशू तो है नहीं। तो दोनों बार, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम खुद आएंगे। तो विशाल बाकायदा को लेकर समर्थ के पिता पुलिस के पास गए, वहाँ बयान दर्ज हुआ। फिर पुलिस ने कुछ कहा कि मुझे विशाल पे डाउट हो। उन्होंने कहा कि आप शक मत कीजिए, ये बिल्कुल हमारी फैमिली जैसा है, तो आप केस की तफ्तीश कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस को बार बार विशाल पर शक हो रहा था। 11वां दिन था, 11वां दिन खत्म होते होते रात को पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस को यह भी था कि अगर अब वो विशाल को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो समर्थ, शरद के फादर, वो और उसके घर वाले फिर बीच में आ जाएंगे। तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से विशाल को उठाया और उठाने के बाद उससे पूछताछ की। विशाल ने वही कहा कि मेरा दोस्त है शरद, उसकी सिस्टर भी मेरी क्लासमेट है, हम बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। अच्छा, इस दौरान में पुलिस जब जब जांच करती वो हमेशा जांच में भी साथ था, परिवार के साथ। उसने बहुत सारे दोस्तों के और नंबर दिए जो पुलिस को या परिवार को नहीं पता था। एक दो बार उसने ये भी कहा कि शरद शायद बीच में ड्रग्स लेने लगा था और उसके पास जिस दिन वो निकला था पैसे भी थे, तो हो सकता है किसी ने लूट या उसके लिए उसको मार डाला हो या किडनैप किया हो। तो ये तमाम बातें बता रहा था। यहाँ तक कि उसने अपना, हर एक पुलिस वालों ने हर एक के मोबाइल तराशे, उसने अपना भी मोबाइल और सिम निकाल कर दे दिया पुलिस को कि ये मेरा सिम है, इसमें आप सारे कॉल डिटेल देख सकते हैं। पुलिस ने सारे कॉल डिटेल देखे और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। इसी दौरान 11वां दिन हो चुका था। अब पुलिस का शक यकीन में बदल रहा था। लेकिन तभी 12वें दिन शहर से, बेंगलुरु से करीब 35 किलोमीटर दूर एक छोटी सी नदी में एक लाश मिलने की खबर आती है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। लाश एक नौजवान की थी, एक लड़के की थी। लाश को देखने के बाद, उसके कपड़े को देखने के बाद, चूँकि जिस कपड़ों में निकला था शरद, पुलिस के पास वो सारी हुलिया, उसकी जानकारी थी। घर वालों को बुलाया जाता है। शक यकीन में बदल जाता है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। वो लाश शरद की थी। घर वाले लाश देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं। उनके एक लौते बेटे की मौत हो चुकी थी। लाश को देखकर लग रहा था कि मौत बहुत पहले हुई है। अब इधर पुलिस तमाम तफ्तीश कर चुकी थी, कोई सुराग हाथ में था नहीं। ले देकर कुछ दोस्त शक के घेरे में थे, उनसे भी कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जिस जगह लाश मिली, पुलिस ने वहाँ के मोबाइल टावर से कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की और इसके बाद फिर से अब खामोशी से, बिना शरद के घर वालों को बताए, विशाल को दोबारा बुलाकर पूछताछ करना शुरू किया। अब उसके मोबाइल को फिर से खंगाला गया। इत्तेफाक से उसका लोकेशन जो था क्राइम सीन पर दिखा रहा था, जिस जगह से लाश मिली थी। अब हुआ ये था कि जब शरद ने अपना सिम दिया तो पुलिस को लगा कि इसने बड़ी आसानी से अपना सिम खुद ही दे दिया है, इसके पीछे कुछ और चक्कर हो। पुलिस ने उसकी पूरी फैमिली के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया था कि और किन किन लोगों के पास मोबाइल है। तो विशाल की माँ भी एक मोबाइल यूज़ करती थी। अब विशाल की माँ के मोबाइल को जब उसके CDR निकाले गए तो पता चला कि विशाल की माँ के उस मोबाइल का लोकेशन उस जगह पर मिल रहा है जिस जगह पर ये लाश मिली थी। अब विशाल की माँ का मोबाइल कौन यूज़ करेगा, और विशाल ने अपना सिम देकर अपने आप को पाक साफ कर दिया था। तो जब विशाल की माँ के मोबाइल का लोकेशन क्राइम सीन से मिल गया तो पुलिस को यकीन हो गया। इसी के बाद अब पुलिस ने विशाल को उठाया और इसके बाद
सही तरीके से उससे पूछताछ की। थोड़ी देर के बाद विशाल टूट गया और इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिस पर शायद आज भी शरद के घर वालों को यकीन नहीं है। विशाल और शरद स्कूलमेट थे। उसी स्कूल में शरद की बहन भी पढ़ती थी। सब अच्छे दोस्त थे। शरद ठीक ठाक फैमिली से था। फादर उसके इनकम टैक्स में अफसर थे, ऊंचे पोस्ट पर थे। स्कूल से जब अलग हुए तो शरद फिर इंजीनियरिंग करने लगा। इधर विशाल के एक जीजा थे और वो जीजा कर्ज में डूबे हुए थे। विशाल को कुछ पैसों की ज़रूरत थी और विशाल को लगा कि क्या करें, कहाँ से लाएं। चूँकि वो लगातार शरद से मिलता था, एक दिन पहले उसकी नई बुलेट खरीद कर फैमिली वालों ने दी थी। तो अचानक उसे ख्याल आया कि इसके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तो अगर शरद को उठा लें तो आराम से 40-50 लाख रुपए फैमिली वाले दे देंगे और फिर कुछ होगा भी नहीं। इसी के बाद इसने 12 सितंबर को फ़ोन करके कि आओ तुम अपनी बाइक दिखाओ, नहीं लेकर आए। और शरद ने घर में बताया नहीं, उसने बोला अपने दोस्तों के पास जा रहे हैं। ये पहुंचा उनकी बताई हुई जगह पर। वहाँ पहले में एक कार में विशाल और उसके 3 और दोस्त, जिसमें उसका जीजा भी शामिल था, वो सब मौजूद थे। ये सारे 21-22 साल के लड़के थे। अब चूँकि सब दोस्ती थी तो वहाँ बैठ गए। लेकिन इसी दौरान में हुआ ये कि यहाँ पे तब तक विशाल गायब था। वो जो 3 लड़के थे वो मौजूद थे कार में और ये अपनी बाइक से पहुंचा। जब ये वहाँ पहुंचा तो उन तीनों ने उसको बहाने से कार में बिठाया और कार में बिठाने के बाद फिर कहा कि अब तुम किडनैप हो चुके हो, ताकि वो विशाल को ना पहचान सके और ये ना लगे कि वो विशाल इस किडनैपिंग में शामिल है, क्योंकि शरद विशाल को जानता था और वो तीनों उसके लिए अनजान थे। पहली बार वो तीनों टकराए थे, जो विशाल के जीजा और उसके 2 दोस्त थे। अब उसके बाद कार में ही बेंगलुरु में उसको घुमा रहे हैं और एक जगह पर फिर उससे कहते हैं कि ये एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करो और अपने घर को भेजो। ये वही वीडियो मैसेज है जो आपको शुरू में दिखाया। किडनैपर में उससे रिकॉर्ड करवाया और फिर उसकी मदर के मोबाइल पे भेजा। अब इधर किडनैपर इनके साथ है, शरद को लेकर घूम रहा है कि वीडियो मैसेज भेजेंगे, रात तक या सुबह तक पैसे मिल जाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। इधर विशाल जो है वो रात को घर पहुंच गया इस वीडियो मैसेज के डिलीवर होने के बाद, क्योंकि वो अक्सर आता था और तब तक वो उसकी बहन का भी दोस्त था। तो उसने पूछा क्या हुआ, तब उसने बताया कि हम वो चूँकि बचपन का दोस्त है तो उन्हें नहीं मालूम कि किडनैपर है ये। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैसेज आया। तो वो पूछ रहा कि फिर तुम लोग क्या करोगे। तो उसने कहा कि नहीं, पापा ने कहा पुलिस में तो कंप्लेंट करना ज़रूरी है। विशाल ये सुन के घबरा गया। वो बाहर निकला। बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि इसका एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करो और बोलो कि आप पुलिस में ना जाएं वरना फिर अंजाम बुरा होगा, क्योंकि घर वाले पुलिस में जाने को तैयार बैठे हैं। तब एक दूसरा मैसेज हुआ कि आप पुलिस में मत जाओ, आपकी हर चीज़ों पर, हर गतिविधि पर हमारी नज़र है। लेकिन उसके बावजूद घर वाले पुलिस में पहुंच गए। विशाल को उम्मीद नहीं थी ज़रा सी भी कि शरद के घर वाले पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे उसकी किडनैपिंग का। उसे लगा था कि वो बड़ी आसानी से, चूँकि अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, चुपचाप खामोशी से पैसे दे देंगे। लेकिन जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का फैसला कर लिया और रिपोर्ट लिखा दी तो वो घबरा गया। इसके बाद उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया। उसने कहा कि देखो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी, अब हम पकड़े जाएंगे, तुम उसे मार दो। जो इसके तीनों दोस्त हैं, जिनमें जीजा भी कह रहा देखो अभी तक हमने कोई रैंसम लिया नहीं, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, ये तीनों, हम तीनों को ये जानता नहीं है, तो इसको मारते नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये अपने घर पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कभी कुछ हुआ तो मामूली चीज़ें होंगी, कोई सज़ा भी नहीं होगी। लेकिन विशाल अड़ गया। उसने कहा नहीं, अगर तुम तीनों के ज़रिए ये बात मेरे तक आ गई और मेरी शिनाख्त हो गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कहीं भी कभी भी तुम तीनों को शिनाख्त करे और फिर ये तुम तीनों के ज़रिए मुझ तक पहुँचे। वो तीनों मना करते रहे कि नहीं मारना, छोड़ देते हैं। विशाल अड़ा रहा कि नहीं, उसे मारना है। और आखिरकार विशाल की बात तीनों ने मानी। चलती कार में ही नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंट दिया और शरद को उसी रात मार दिया, यानी कि 12 सितंबर को ही। अगर अगले दिन वो लोग रैंसम के पैसे भी दे देते तो शरद जिंदा नहीं लौटता। अब मारने के बाद शहर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी नदी टाइप थी, उसमें उस लाश के साथ बहुत सारे ईंटें वींटे बांध देते हैं और उसमें जाकर डाल देते हैं। अब उधर डाल दिया, इधर विशाल लगातार घर वालों के साथ शरद की खबर ले रहा, ढूंढ भी रहा, पुलिस के पास भी जा रहा है।
मतलब कातिल और किडनैपर घर के अंदर ही है, घर वालों के साथ है, किसी को भनक नहीं। उधर लाश को डालने के 2-3 दिन के बाद कातिलों को ख्याल आया कि कहीं लाश पानी के ऊपर तो ना आ जाए। वो फिर जाते हैं उस मौके पर, वहाँ देखते हैं कि हाँ सच में लाश ऊपर आ रही है। वो फिर से लाश को बाहर निकालते हैं, फिर से उस पर कुछ वजनी चीज़ बांधते हैं और फिर उसी नदी में फेंक देते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर अगले 3 दिन और गुजरता है, 6-7 दिन हो गए, फिर वो जाते हैं देखने की लाश कहीं ऊपर तो नहीं आ रही है। जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ फिर आ रही है। इस बार वो घबरा जाते हैं, लाश को बाहर निकालते हैं और गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखने के बाद फिर वो एक दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पे एक कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहाँ ले जाकर उस लाश को गड्ढे में डाल देते हैं और वापस चले आते हैं। लेकिन इत्तेफाक से गड्ढे में नहीं बल्कि वहाँ पे भी एक गहरा पानी टाइप का था, वहीं डाल देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन 12वें दिन इत्तेफाक से किसी की नज़र उस लाश पर पड़ जाती है, पुलिस को खबर दी जाती है और पुलिस तक ये बात पहुँच जाती है। फिर पुलिस क्राइम सीन के जब कॉल डिटेल अलग अलग निकालती है तो चूँकि विशाल पे शक पहले से था, और विशाल पे शक की वजह ये थी पुलिस को कि एक तो ये सब कुछ बड़ी आसानी से कर रहा है, बाकी भी और दोस्त हैं लेकिन वो अपने अपने घर चले जाते हैं, ये लगातार वहीं घूमता फिरता रहता है और लगातार टटोलता है कि पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा, कहाँ जाएगी, कहाँ छापे मारेगी। तो लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही आगे आकर काम कर रहा है। और फिर जिस तरीके से उसने अपना सिम दिया, मोबाइल दिया वॉलंटरली खुद ही, तो पुलिस को और भी शक हुआ। और इसी के बाद पुलिस उसकी फैमिली तक खंगालने लगी, और फिर माँ के जब मोबाइल को उन्होंने CDR निकाली तो क्राइम सीन का लोकेशन मिल गया। और इस तरीके से आखिरकार विशाल पकड़ा गया और बाकी तीनों पकड़े गए। जो निरंजन कुमार नायर हैं उनके परिवार को आज भी यकीन नहीं है कि वो शख्स जो दोस्त था उनके बच्चों का, उसने कुछ पैसों के लिए इस तरीके से उनके बेटे को मार डाला, जबकि उसके जो दोस्त थे तीनों वो नहीं चाहते थे कि उसका कत्ल करें, वो छोड़ देना चाहते थे। लेकिन ये अपना भांडा फूट जाने के डर की वजह से 19 साल के एक लड़के का कत्ल कर देता है। खुद इन लोगों की उम्र 20-22 साल थी। ये मुकदमा अभी बेंगलुरु की कोर्ट में चल रहा है। इसमें अगर आगे कोई अपडेट होगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो ये तो कहानी थी उस किडनैपिंग और मर्डर की। इत्तेफाक से ऐसी ही किडनैपिंग और मर्डर की कहानी का एक मुकदमा प्रयागराज की कोर्ट में पहुंचा था। ये एक अजीब केस है। 2005 में एक मर्डर होता है, एक MLA राजू पाल का। उस मर्डर का एक विटनेस सामने आता है, उसका नाम है उमेश पाल। तो राजू पाल के मर्डर के 1 साल के बाद 2006 में उमेश पाल को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करता है अतीक अहमद और उसके लोग, फिर उसे छोड़ दिया जाता धमकी के साथ। इसके बाद उमेश पाल पुलिस में किडनैपिंग का केस दर्ज करता है। 17 साल बीत जाते हैं। 24 फरवरी 2023 अभी पिछले महीने इसी किडनैपिंग केस की आखिरी सुनवाई थी प्रयागराज की कोर्ट में, और पूरी हियरिंग हो गई। उमेश पाल की आखिरी उस दिन हियरिंग थी। उमेश पाल ने वहाँ हियरिंग अपनी पूरी कंप्लीट की। अब जो विरोधी पक्ष यानी अतीक अहमद की तरफ से आखिरी जो बहस होनी थी, 24 फरवरी को हियरिंग पूरी होने के बाद अदालत ने 27 फरवरी की अगली तारीख लगाई। 27 को अगली तारीख थी जिसपे इस किडनैपिंग केस की सुनवाई होनी थी। उमेश पाल कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद शाम को गाड़ी में और अपने 2 गनर के साथ घर पहुंचता है, लेकिन घर के गली के बाहर ही था तभी कुछ लोग गोली और बम से उस पर हमला कर देते हैं और उमेश पाल की मौत हो जाती है। जिस किडनैपिंग केस की आखिरी सुनवाई से उमेश पाल लौटे, उसके बाद नेक्स्ट सुनवाई की तारीख 27 फरवरी थी, वो कभी जा नहीं पाए। उसी किडनैपिंग केस में आज प्रयागराज की जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुनाया, और कायदे से राजू पाल केस के एक अब तो मुर्दा चश्मदीद, क्योंकि उमेश पाल जिंदा तो रहा नहीं, तो एक मुर्दा चश्मदीद की किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई अतीक अहमद और उसके साथ 2 लोगों का। हालांकि उसके भाई और कुछ लोगों को बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। लेकिन यहाँ कहानी यह है कि जिस कत्ल में उमेश पाल चश्मदीद थे यानी कि राजू पाल, वो 2005 में हुआ। आज तक उस कत्ल के मुकदमे का फैसला नहीं आया। 5 को आप जोड़ लीजिए, करीब 18 साल हो गए। 18 साल में फैसला नहीं आया, और जिस कत्ल का चश्मदीद उमेश पाल
उसकी किडनैपिंग हुई, उसका फैसला भी 17 साल के बाद आया। अब 17 साल के बाद आया तब उमेश पाल खुद जिंदा नहीं इस फैसले को सुनने के लिए। अब खुद उमेश पाल का कत्ल हो गया और उमेश पाल के कत्ल में भी मुख्य आरोपी अतीक अहमद। तब उमेश पाल की किडनैपिंग में अतीक को उम्र कैद की सजा। अब जाहिर सी बात है कि उमेश पाल के मर्डर का मुकदमा चलेगा तो बहुत मुमकिन है कि उमेश पाल के मर्डर में अतीक अहमद को फांसी की भी सजा हो जाए। तो देखिए आप कि एक शख्स ने कैसे अतीक अहमद की पूरी कुंडली बिगाड़ दी। 45 साल में ये पहला मौका है जब अतीक अहमद को किसी अदालत ने सजा सुनाई है। 104 लिस्टेड केस हैं जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, लूट, रंगदारी, गुंडा एक्ट, NSA, न मालूम कितने जुर्म की डिक्शनरी में जितने भी जुर्म हैं दर्ज हैं वो सारे अतीक अहमद के सर पर हैं। और उन सारे मामलों में पहला जो मर्डर अतीक अहमद के नाम पर है वो है 1979 में, मतलब 21 और 23, 44 साल तो हो ही गए। और उस मर्डर से पहले बहुत सारे गुंडागर्दी के भी थे तो करीब 45 साल। 12 मर्डर के केस इस वक्त चल रहे हैं। 100 से ऊपर केस हैं टोटल IPC के अलग अलग सेक्शन में। 45 साल का पूरा एक लंबा जुर्म की दुनिया का सफ़र है अतीक अहमद का। लेकिन इन 45 सालों और 100 से ज़्यादा केसेस के बावजूद पहली बार आज 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को किसी केस में सज़ा सुनाएगी और वो भी सीधे उम्र भर के लिए। तो ये भी हमारी सिस्टम और हमारे इंसाफ के पहिए की रफ्तार का अंदाज़ा लगाता है और देता है कि एक शख्स 45 साल हो गए, अनगिनत मुकदमे हैं, लेकिन कभी सज़ा ही नहीं हो पाई। और उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर केसेस में गवाह मुकर गए, डर गए, भाग गए, आए नहीं, खरीद लिए गए या मार दिए गए। जिस राजू पाल मर्डर केस में उमेश पाल चश्मदीद थे, उस राजू पाल मर्डर केस की सुनवाई को भी 2005 का है, 18 साल हो गए। 2016 से वो केस CBI देख रही है। CBI ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। तो 2016 से अगर CBI की भी देखें तो 7 साल हो गए। अभी लास्ट मार्च में ही शुरुआत में CBI की कोर्ट में एक विटनेस को पेश होना था। CBI की अदालत बैठी रही, विटनेस नहीं आया। CBI की कोर्ट ने बाकायदा प्रशासन को फटकार लगाई कि आप विटनेस को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और इसीलिए विटनेस अदालत की तरफ नहीं आ रहा। तो ये हाल उस राजू पाल मर्डर केस में भी है। अब देखिए उस केस में क्या होता है। उम्मीद तो यह है कि इसी साल फैसला आ जाए। तो खैर 45 साल बाद ही सही आज पहली बार अतीक अहमद को सज़ा सुनाई गई और अब इस साल करीब 5 मर्डर के ऐसे केस हैं जिनकी सुनवाई पूरी होकर फैसला आने की उम्मीद है और उसमें एक राजू पाल मर्डर केस भी है। तो देखिए क्या होता है। लेकिन यह है कि अब ये खाता लंबा चलेगा। दूसरा जो आखिरी मर्डर केस अतीक अहमद पर दर्ज हुआ वो उसी उमेश पाल की किडनैपिंग केस जिसमें उम्र कैद की सज़ा पाई है, उसी उमेश पाल के मर्डर का केस है जो 24 फरवरी को हुआ। अब इसके बाद शाम को एक और तमाशा हुआ प्रयागराज की जेल में जब अदालत में सज़ा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से अतीक अहमद को चाहे किसी भी अदालत में कोई भी सज़ा सुनाई जाए वो जेल में रहेगा, गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में ही। तो उसे कल लेकर आया गया था। चूँकि रात हो गई तो रात को उसको नैनी जेल में उसको रखना था। सुबह अदालत में पेश कर लिया गया। अब अदालत में जब सज़ा हो गई तो अब ये हुआ कि आप वापस जाओ साबरमती अहमदाबाद। लेकिन पुलिस का काफिला अतीक अहमद को लेकर नैनी जेल पहुंच गया प्रयागराज में। अब नैनी जेल में पहुंच गए, वो जेल का दरवाज़ा जेलर साहब नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जेल का दरवाज़ा खोलूँगा तो सुप्रीम कोर्ट मुझे डांट लगाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जेल में तभी रहेगा जब किसी ऑर्डर के थ्रू आएगा। अदालत में आज पेश किया जाना था, कल रात को लेकर आए, सिक्योरिटी की वजह से हमने रख लिया। अब अदालत का काम हो गया, फैसला सुना दिया गया, उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो अब इसको आप वापस साबरमती अहमदाबाद ले जाइए जेल। नैनी जेल का दरवाज़ा हम इसके लिए नहीं खोल सकते। तो अतीक अहमद कई घंटे तक नैनी जेल के कंपाउंड में बाहर जेल की गाड़ी में ही बैठा रहा, क्योंकि जेल के जेलर ने उसको अंदर लेने से मना कर दिया था, कल को सुप्रीम कोर्ट की डांट न पड़ जाए। तो अब खैर वापस मंजिल वही है अतीक की, साबरमती जेल। तो 1350 किलोमीटर का सफ़र फिर तय होना है, फिर वही सारी चीज़ें होनी है और फिर उसे जेल में जाना है और बहुत जल्दी फिर उसको रिटर्न भी आना है, क्योंकि अब जो उमेश पाल मर्डर केस है उसमें उसकी पुलिस कस्टडी यूपी पुलिस ज़रूर लेगी। तो उसके लिए फिर
और आना पड़ेगा। फिर जब राजू पाल मर्डर केस का फैसला आने वाला होगा तब फिर आना पड़ेगा। तो अभी देखिए अहमदाबाद टू प्रयागराज का सफ़र लगातार शायद जारी रहे। फिलहाल कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं। आज अंशुल, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंशुल। और ये आनंद और सरिका के बेटे हैं। इसके अलावा मोहित कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहित। आफरीन का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आफरीन। इसके अलावा गुलशन का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुलशन। और ये अमीन ने भेजा है। साथ ही सूरज कुमार, इनका भी जन्मदिन है, और मंगेश कुमार ने भेजा है। अनीता कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अनीता। और ये भेजा है सुनीता जी ने। साथ ही मोमिन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोमिन। इसके अलावा राहुल शिलवंत, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए राहुल साहब। और 2 अप्रैल की तारीख मुझे याद रहेगी, और आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया राहुल। साथ ही माधव चंडेल, तंदूर कांड की कहानी सुनना चाहते हैं, और माधव साहब मैं ये ऑलरेडी सुना चुका हूँ, क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आनंद जोशी जोधपुर से, थैंक यू सो मच आनंद साहब, आप हमेशा अच्छे रहें, और जब भी जोधपुर आऊँगा पक्का आपसे मुलाकात होगी। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।